टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास, कि मास के ऊपर चार्ज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जो हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, देखो बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की। दी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडिड with the help of simple law of addition। simple law of addition। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडेड with the help of simple law of addition, but no special rule, but no special rule for addition of इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जोड़ने के लिए किसी स्पेशल रूल की आवश्यकता नहीं होती, केवल सिंपल लॉ की सहायता से भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा, देयर आर फॉलोइंग चार्जेस इज गिवन बिलो, इज गिवन बिलो। हमारे पास कुछ एक चार्जेस दिए गए हैं, +4 कॉलम, 3 कॉलम, 3 क्यू चार्जेस दिए गए हैं पॉजिटिव। जैसा कि हम डेफिनेशंस में पढ़ रहे हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, बट नो स्पेशल रूल फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को जोड़ने के लिए हमें किसी स्पेशल रूल की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम सिंपल लॉ के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फॉलोइंग चार्जेस इज गिवन बिलो, +4Q +3Q -5Q -3Q +7Q एंड -6Q। इस प्रकार हमारे पास कुछ एक चार्जेस दिए गए हैं, इनको हम ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ चार्ज, सम ऑफ ऑल चार्जेस, हम यहाँ पर सभी चार्जेस का योग करेंगे। 4Q +3Q -4Q -3Q +7Q -6Q। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखते हैं कि प्लस के कितने हैं हमारे पास, माइनस के कितने हैं। 4 और 3 7, 7 और 7 14Q तो हमारे पास प्लस की आ गई। 5 और 3 8, 8 और 6 14Q हमारे पास किसकी आ गई, माइनस के। 14Q से 14Q बचा हमारे पास। सम ऑफ चार्जेस कितना आया, 0Q। तो इस प्रकार हम सिंपल लॉ की सहायता से ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्पेशल रूल की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मींस दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज cannot, the total electric charge continuous value, but it gives discrete value। ये कंटिन्यूस वैल्यू ना दे करके कैसी वैल्यू देता है, डिस्क्रीट वैल्यू देता है, which is integral multiple of e, जो किसका मल्टीपल होता है, e का मल्टीपल होता है। दैट इज क्या, इक्वल्स टू ±ne। वी है क्यों, क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा। n क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। e क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कोलम्स होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो डियर स्टूडेंट्स, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या बताया गया है कि इट मींस दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एक्वायर कंटिन्यूअस वैल्यू। जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कभी भी एक्वायर नहीं करता कंटिन्यूअस वैल्यू को, हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू देता है। और जो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैथमेटिकली इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू के द्वारा। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही रहेगा। वेयर क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कोलम होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। इस नेक्स्ट कंसेप्ट से पहले हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देके समझाते हैं आपको, ताकि इजीली आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी पूछ भी लिया जाता है कई बार एक नंबर के अंदर। जो एग्जांपल वो रहेगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम। इन वन कोलम की, एक कोलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फार्मूला रही यही लगेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। q की वैल्यू दी गई है 1 कोलम, एंड e की वैल्यू अंडरस्टूड होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। फॉर्मूले के अंदर रखकर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। q इज इक्वल टू एन ई। q की वैल्यू 1 है, n एज इट इज रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। n के साथ ये किस में है, मल्टीपल में है, लेफ्ट साइड लेके आओगे डिवाइड में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 ऊपर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, 10/16 इंटू 10⁻19। अब कंफ्यूज मत होना, 10⁻⁻19 नीचे नेगेटिव था, ऊपर लेके गए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 5/8 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू n। जब हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो z आएगा वो रहेगा 0.625 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू n। या तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर आप किस तरीके से लिख सकते हो इसको, 6.25 इंटू 10⁻18। दोनों ही आंसर आपके सही रहेंगे। ठीक है, तो एक कोलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबरिंग है तो इसकी कोई ऐसा यूनिट्स नहीं होती। इट मीन्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज in an isolated system is always remain constant। यहाँ पर कहा जाता है कि इसका अर्थ है, इट मीन्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई, फॉर एग्जांपल हम ले लेते 10 कूलम चार्ज ले लेते हैं, तो वो कंजर्व हो जाता है, वहां पर कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट की अवस्था को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। +1 क्लास में ये लाभ पढ़ा भी होगा फर्स्ट यूनिट के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये हमने पढ़े हैं। नहीं तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इट मींस दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शंस, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी बाय 2 मेथड्स। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप करने के लिए 2 मेथड्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट मेथड रहेगा वो रहेगा इन वन मेथड the uncharged body placed in contact to charged body। यहाँ पर इनका कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के
साथ यानी नजदीक लेके जाते हैं तो उसके ऊपर से कुछ चार्ज रिमूव होकर किसके ऊपर आ जाता है, अनचार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है। दूसरा जो मेथड रहेगा वो रहेगा इन सेकंड मेथड द चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट टू अपोजिट चार्ज बॉडी। यहाँ पर क्या कहता है दूसरे मेथड में कि दोनों बॉडी चार्ज तो हैं, अनचार्ज की बजाय क्या लिखेंगे, द चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट टू अपोजिट चार्ज बॉडी, बट उसके ऊपर दूसरा चार्ज होगा। तो जिसके ऊपर चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी, मान लेते एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है नेगेटिव चार्ज की संख्या कम है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो मेथड थे हमारे चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। किसकी बात करते हैं, कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द force attractions between two charged particle is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. According to this law, the force attractions between two charged particles is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। कहता है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके गुणनफल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, अगर लेफ्ट इंक्रीज होगा तो राइट भी इंक्रीज होगा, राइट डिक्रीज होगा तो लेफ्ट भी डिक्रीज होगा, यानी जितना प्रभाव लेफ्ट साइड पड़ेगा उतना ही प्रभाव राइट साइड पड़ेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर राइट साइड इंक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड डेफिनेटली डिक्रीज होगी, उल्टा होगा तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशंस थी। उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये कैसे वेरीफाई हुआ। तो प्रूफ है हमारा इस कूलॉम्स लॉ का हमारे पास, इफ वी हैव कंसीडर टू चार्ज particles Q1 and Q2 placed at point A and B separated by R distance, तो हमने दो चार्ज कंसीडर कर लिए Q1 एंड Q2, वो A और B पॉइंट पर प्लेस्ड हैं और किस दूरी के द्वारा सेपरेट कर दिए गए हैं, R दूरी के द्वारा उनको सेपरेट कर। तो उसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर चार्ज Q1 रहेगा, B पॉइंट के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, Q2 रहेगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी भाई, R रहेगी। तो ये हमारे पास इसका क्या है, डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन के अनुसार चलें तो जो फोर्स है टू चार्ज पार्टिकल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट के। दैट मीन्स F is directly proportional to Q1, F is directly proportional to Q2, and F is also and F is inversely proportional to 1 by R square।
तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इस इक्वेशंस को फर्स्ट नाम दोगे और इस इक्वेशंस को आप क्या नाम दोगे, सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल के, Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर जो के है वो कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज के की वैल्यू दो टाइप्स की होती है। के इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल, ये तो मैथमेटिकली वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर, ये भी इसकी वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये भी हमारा एक कूलम्ब्स लॉ का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ की फॉर्मूला की सहायता से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर दो चार्जेस दिए गए हो और डिस्टेंस दी गई है तो इजीली फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस दी गई हो, वन चार्जेस गिवन हो, फोर्स गिवन हो, तो अनदर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चार्ज उसके बाद फोर्स दिया गया और दोनों चार्जेस दिए गए हो तो इजीली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो बोर्ड के अनुसार, एग्जाम पैटर्न के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको अच्छे तरीके से कर लेना, रिवाइज भी कर लेना, ताकि हम इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल हो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फॉर्मूला याद है और जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होगी अगर वो प्रॉपर तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बता वही होगा, दो चार्ज दिए हुए हो, फोर्स दिया हुआ हो, डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डिस्टेंस दी गई है, दोनों चार्जेस दिए गए हैं तो फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, दोनों में से कोई एक चार्ज दिया गया है तो दूसरा चार्ज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त, वो यही रहता है कि आपने सबसे पहले यही चेक आउट करना होता है कि वो क्वांटिटी प्रॉपर रूप से एसआई यूनिट में है या नहीं है। अगर एसआई में नहीं है तो सबसे पहले आपको उस क्वांटिटी को एसआई में तब्दील करना पड़ेगा, उसी के बाद आप न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकते हो, नहीं तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही रहेगा कि कोई भी क्वांटिटी दी गई है, चाहे वो डिस्टेंस हो, चार्ज हो, फोर्स हो, अगर वो प्रॉपर उसकी क्वांटिटी की यूनिट्स एसआई में नहीं है तो उसको एसआई में चेंज कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। इसी के आधार पर अब यहाँ पर बात करते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो क्यों ये सर्कल बना दिया जिसके ऊपर एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर इस नोट के सिंबल को हटा दें तो ये रहता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम मीन्स कोई भी एक रूम है, रूम के अंदर की जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन होगी, और एप्सिलॉन के नीचे जीरो यानी जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस जो आउटसाइडर है। अगर हम रूम से बाहर निकल जाएं तो वो वैक्यूम कहलाता है, और वैक्यूम की परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के द्वारा। और किसी मटेरियल के द्वारा कोई भी मीडियम, मीडियम कब बनता है जब उसके अंदर मटेरियल यूज हो, तो मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। और एप्सिलॉन नॉट की जो मैथमेटिकली वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 8 इंटू 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के की है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम डायरेक्ट पुट कर दें तो कैलकुलेशन करते वक्त आपको आसानी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के और एप्सिलॉन नॉट। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इस फॉर्मूले के आधार पर निकलेंगे।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे हम। F इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 अपोन में आर स्क्वेयर होता है। K इक्वल्स टू एफ आर स्क्वेयर अपोन में Q1 इंटू Q2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 रहेगा। डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L स्क्वायर। चार्ज चाहे हमारे पास कितने भी हो लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, 80 इंटू 80। अब इसको सोल्व करोगे M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2। इसीलिए बोल रहा था अगर आपको +1 क्लास के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट बनानी आती है तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नहीं तो आपको +2 क्लास में ऐसा यूनिट बनाते वक्त दिक्कत होगी, नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते वक्त, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस का भी और चार्ज का भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ द के। जो के का होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब बात करते हैं, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो एप्सिलॉन नॉट में नेगेटिव होंगी, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो एप्सिलॉन नॉट में पॉजिटिव होंगी। तो M-1 L-3 T4 A2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा आपका एप्सिलॉन नॉट का। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो इसको बढ़िया तरीके से कर लेना, अच्छे तरीके से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। उसके बाद मास एंड चार्ज, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो एक साइड हेडिंग डाल लेंगे चार्ज की, दूसरी साइड हेडिंग डाल लेंगे मास की। तो जो पहला डिफरेंस है, इट्स exerted by its exerted electric force। इसके सामने लिखोगे its exerted gravitational force। ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है, मास किसको एक्सर्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। दूसरा डिफरेंस रहेगा इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो का भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। तीसरा डिफरेंस रहेगा इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो चार्ज होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इट कैन बी क्वांटाइज्ड, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड हो सकता है। इट कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड, लेकिन जो हमारा मास होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं हो सकता। इट कैन बी कंजर्व्ड, चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मास को हम कंजर्व नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी कंजर्व्ड। उसके बाद 6 एग्जांपल है, 6 डिफरेंस इनके बीच में। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, यह स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन? चार्ज। बट मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन स्पीड, मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज एस इज इक्वल टू m0 बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
तो मास जो होता है इट इज डिपेंड ऑन स्पीड एस इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, वी इज द वेलोसिटी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज वो बता दिया गया है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करता है। चार्ज तीनों क्वांटिटी में लाई कर सकता है, प्लस माइनस नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा प्लस की क्वांटिटी में लाई करता है। चार्ज अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन मास हमेशा अट्रैक्टिव होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है। चार्ज कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है। चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मैथमेटिकली वैल्यू होती है s इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, वी को बोलते हैं वेलोसिटी, सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट।